यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज का लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। उत्तर, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय निजी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से आर्थिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 5 सेवाएं निम्नलिखित है। पहला कंप्यूटर सेवाएं, दूसरा विज्ञापन, तीसरा सुरक्षा, 4 कानूनी सेवाएं, 5 चिकित्सा सेवाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। उत्तर, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग इत्यादि। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। उत्तर, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर, बस, विवाह संबंधी सेवाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। उत्तर, आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं आदि। अब है क्वेश्चन नंबर 6, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। उत्तर, रोजगार और सेवा का अभिप्राय इन बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। एकत्रित धन का जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के परस्पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है। उत्तर, आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। उत्तर, भारत पर मंदी का असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी विकसित व मजबूत है। हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश में कम पड़ा। यूँ मंदी के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के अवसरों में कमी आई है, जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। उत्तर, वैश्वीकरण के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई है। वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार करने का खुला अवसर मिला है। भारत में श्रम संसाधनों की प्रचुरता है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर काफ़ी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में व्याप्त मंदी के कारण सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और
पहला है सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। उत्तर, आर्थिक उदारी एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। 2006 से 7 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% हो गया है। सेवा क्षेत्र के विकास से रोजगार के अवसर को सृजित किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। जिस देश या राज्य का मानव पूंजी जितना ही समृद्ध होता है, उस देश या राज्य का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होती है। समृद्ध मानव पूंजी एक अशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं। सेवा क्षेत्र में व्यापक सुधार के द्वारा आर्थिक विकास को त्वरित किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, बीमा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, सेवा क्षेत्र में विशेषकर भारत में घरेलू, व्यापार, परिवहन अथवा यातायात एवं संचार सेवाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसमें भी टेलीफोन, विशेषकर मोबाइल फ़ोन का सर्वाधिक योगदान रहा। सेवा क्षेत्र में विशेषकर वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर जो 2003 से 4 में 5.6% थी, 2006 से 7 में बदलकर 11.1% हो गई। आज इन उदार नीतियों के कारण होटल में जाना, रहना, खाना, घूमना, खरीदारी, निजी अस्पताल एवं विद्यालय का प्रयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाओं की मांग तेज़ी से बढ़ी है। इस तरह की स्थिति छोटे बड़े शहरों के अलावा महानगरों में भी देखने को मिली है। उदार नीति के कारण एक नई और अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक व्यापक गतिविधि के रूप में बाह्य स्रोत उभर कर सामने आई है। भारत में कम लागत पड़ने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यों को भारत में करवाती है, जिनसे उनको लागत कम करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार की गतिविधियां वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से काफ़ी महत्वपूर्ण और विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई है। भारत आज वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रदाता देश है। भारत से आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया अथवा कॉल सेंटर कहा जाता है। अभी लेखांकन, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियां या संस्थाओं से प्राप्त कर रही। आउटसोर्सिंग के मामले में भारत का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के लिए यह एक चर्चित मुद्दा व समस्या बन गया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। उत्तर, सेवा क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से हैं जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। इसके साथ उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे काम के बदले अनाज 1980 में, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1979,
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वयं सहायता समूह नरेगा इत्यादि। उपर्युक्त सेवाओं के माध्यम से देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का अनुमान है कि देश के बेरोजगार लोगों के करीब 62% लोगों को उपरोक्त योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार के द्वारा अनुमान है कि 35% शहरी बेरोजगारी दूर किया जा सकेगा। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है? उदाहरण देकर लिखें। उत्तर, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि। इनमें से कुछ सेवाएं ऐसी है जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। खासकर यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं इत्यादि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि सरकार अकेले सक्षम नहीं है। सरकार के पास उतना वित्त भी नहीं है कि सारी योजनाओं को अपने हाथ में लेकर क्रियान्वित कर सके। गैर सरकारी संगठन कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्यों के संचालन में सहयोग कर रही है। इनके प्रयास से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सुविधाओं में व्यापक सुधार हुए हैं। सामाजिक व आर्थिक संरचना में सुधार के द्वारा आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? लिखें। उत्तर, आर्थिक विकास किसी राष्ट्र एवं राज्य की सतत प्रक्रिया है। मंदी के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। वैश्विक स्तर पर मांग में कमी के कारण उत्पादन प्रक्रिया को शिथिल करना पड़ा। भारत का घरेलू मांग मजबूत होने के कारण मंदी का उस पर कम असर पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोत में लगे हुए हैं। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद वर्तमान मंदी का असर कम रहा। भारत के बंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। मंदी का असर रोजगार सृजन पर पड़ा है। यहाँ का निर्यात उद्योग काफ़ी हतोत्साहित हुआ है। सरकारी समर्थन के बावजूद निर्यात का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय में काफ़ी कमी आई है। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा। विशेषकर विकसित देशों पर इसका व्यापक असर पड़ा, जबकि भारत, चीन जैसे विकासशील देशों में इसका कम असर पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार की मजबूत मानवीय श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण 21वीं सदी में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे वैश्वीकरण और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।